अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था वो रायचंद तुम्हें मुझसे बचा लेगा? वो बात अलग है कि तुम्हें बचाने की कोशिश उसने बहुत की थी, तुम्हारे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड लगाकर जिनका तुम्हें ही पता नहीं चला। आखिर करता भी क्यों ना, तेरी इस खूबसूरती पर मर्जो मिटा था। और वैसे भी तू खूबसूरत होगी ही ना, क्योंकि गई तो अपने माँ पर है। वो भी बहुत खूबसूरत थी, मैं भी बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन वो थी कि जिद्दी थी, नहीं मानी और मुझे उसे मारना पड़ा। मीरा उसकी बातें सुनकर सन्न हो जाती है कि अच्छ को पता था कि उसके पिता ही उसके दुश्मन बने हुए हैं और वो उसकी गुप्त रूप से रक्षा भी करता था। मीरा को ये सुनने के बाद अच्छ के लिए दिल में प्यार उभरने लगता है, लेकिन तभी उसके कानों में अच्छ की वो सारी बातें भी गूंजने लगती है जो उसने उसके कमरे से बाहर सुनी थी। इसलिए वो उसके मन में जो प्यार उमड़ रहा था वो फिर से ख़त्म हो जाता है और वो गुस्से से संजीव की ओर देखती है। वो संजीव से गुस्से से कहती है, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसकी बात पर संजीव कहता है, कुछ नहीं बेटी, ज़्यादा कुछ नहीं। वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए, लेकिन तू मेरी बेटी है तो मैं तुझे ऐसे नहीं मार सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि तू, यह बोलकर वो एक साइड में देखता है जहाँ से कई सारी लड़कियाँ बाहर आती हैं। उन सभी को देखकर पता चल रहा था कि उन सभी लड़कियों को यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, उन सबको बेचने की तैयारी की जा रही है। संजीव बोलता है, इन सभी लड़कियों में एक लड़की की कमी है, तू वो लड़की बन जाओ, मैं तेरे बाप को छोड़ दूंगा, सॉरी तेरे बड़े बाप को, मेरे बड़े भाई को। कुछ देर बाद संजीव ने निगम जी को एक जगह बंद रखा था जिसके नीचे उबलता हुआ तेल रखा था। वहीं पास में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, कुछ शेख थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन और कुछ नेता और कुछ समाज के नामी जामी लोग जो समाज में शराफत का मुखौटा ओढ़े घूमते रहते हैं। मीरा ने एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। तभी म्यूजिक ऑन होता है और सभी लड़कियां मजबूरी में नाचना शुरू कर देती हैं। मीरा अपने सामने बैठे उस इंसान को गुस्से में घूर रही थी जो कि कहने को उसका बाप था और आज उसका दलाल बन बैठा है। उसकी गुस्से से मुट्ठियां कस जाती है और आंखों में खून उतर जाता है, लेकिन तभी संजीव इसे इशारे से दूसरी ओर देखने को कहता है जहां उसके बड़े पापा बांधे गए थे। मीरा की आंखों में आंसू उतर आता है और वो भी नाचना शुरू कर देती है। मीरा डांस कर रही थी और उसके चेहरे पर उसका दर्द और गुस्सा दोनों ही दिख रहा था। वो एक बार अपने बड़े पापा को देखती है, फिर झूमकर नाचना शुरू कर देती है। एक लड़की के लिए इससे बड़े दर्द की बात और क्या हो सकती है कि जिन दो इंसानों पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, वही दो इंसान उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले थे। एक उसका पिता और दूसरा वह इंसान जिस पर उसने अपना सब कुछ वार दिया, जिससे वह सच में इतना प्यार करती थी। वो इंसान भी तो उसे धोखा ही दे रहा था। ये सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह गुस्से में और नाचना शुरू कर देती है। मीरा के दिमाग में बार बार अच्छ की कहे हुए सारी बातें याद आ रही थी, जिसे प्यार से उससे बात करना, उसका ख्याल रखना, उसके साथ मस्ती करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ। लेकिन यह याद करके उसका दिल टूटे जा रहा था कि वह सब सच न होकर सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। दूसरी ओर अच्छ अपनी कार बहुत ही तेजी से दौड़ा रहा था। उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ मीरा का ख्याल आ रहा था। वो किसी भी तरह से मीरा को बचाना चाहता था। उसे ये तो पता था कि संजीव आज कुछ बड़ा करने वाला है। वह उसके प्लान को फ्लॉप भी करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग से ही निकल गया। वह तो सिर्फ मीरा के बारे में आजकल सोचने लगा था। एक बार के लिए संजीव उसके दिमाग से ही निकल गया था, लेकिन यह सब देखकर उसे ख्याल आ गया कि आज क्या होने वाला है। उसका मन अंदर अंदर घबरा रहा था कि कहीं मीरा के साथ कुछ गलत न हो जाए। राजीव भी बहुत घबराया हुआ था। वह अच्छ को सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसे भी अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। मीरा उसके लिए उसकी बहन के जैसी थी। कहाँ वो दोनों खुश थे कि आज मीरा को अच्छ प्रपोज करेगा और कुछ दिनों बाद वो दोनों अच्छे से शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ इतना सब हो गया। अच्छ को बस वह सब पल याद आ रहे थे जो उसने मीरा के साथ बिताए थे, जिसमें वो दोनों कितने खुश थे। उसका प्यार। मीरा डांस करे जा रही थी और उसके आसपास कुछ आदमी खड़े थे जो अपने हाथ में पड़ी हुई शराब की बोतलों को उनके सामने फेंकते थे, जिनकी कुछ शराब उनके शरीर पर गिर जाती और बोतल गिरकर टूट जाती। मीरा अपने दुख में अपने टूटे हुए दिल की तरफ में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कांच के टुकड़ों पर डांस कर रही थी। उसके पैरों से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। तभी एक आदमी वहाँ से उठकर आता है। वो जाकर मीरा का हाथ पकड़ता है। मीरा उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर किस करने की कोशिश करता है।
मीरा आज इतनी बेबस थी कि उसे खुद से दूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो इस समय यह तक भूल चुकी थी कि वह एक मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट है। सही कहा है किसी ने, अपनी सोच में ही हमारी जीत और हमारी हार छुपी होती है। मीरा आज खुद अंदर से हार चुकी थी, इसलिए खुद को छुड़ाने की भी नाकाम कोशिश हो रही थी उसकी। मीरा को वह इंसान किस कर ही पाता तब तक उसके सर के बीचों बीच से एक गोली गुजरती है और वो फर्श पर गिर जाता है। उस गोली की आवाज़ से सभी डर जाते हैं और दूसरी साइड देखते हैं जहां एक आदमी अपने हाथों में बंदूक लिए खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई हैं। मीरा भी जब वो देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है, लेकिन वो समय कुछ बोलने या कहने की हालत में वो नहीं थी। जहाँ उसके चेहरे पर उसे देखकर चमक आती है, वहीं उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वह कुछ कदम चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। वह गिरती उसके पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया था। अगर वह मजबूत हाथों ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो कांच के टुकड़ों पर गिर जाती, जो शायद उसे बहुत ही गहरी चोट पहुंचा सकते थे। मीरा को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अच्छे ही था। अच्छे देखता है कि मीरा बेहोश हो गई तो उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। मीरा, मीरा उठो मीरा। तभी उसकी नज़र मीरा के पैरों पर जाती है। वो देखता है कि मीरा के पैरों से खून बह रहा है तो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इस समय सभी को अच्छे के आदमियों ने अपनी गन पॉइंट पर ले रखा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। वह एक और बढ़ता है जहां सोफे पर कुछ लोग होते हैं। अच्छ घूर कर देखता है तो उसके बॉडीगार्ड उन सभी को कॉलर से पकड़कर वहां से उठा देते हैं और अच्छ मीरा को सोफे पर लेटा देता है और अपना कोट उठाकर उससे मीरा को ढक देता है, क्योंकि मीरा की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा रिवलिंग थी। वह मीरा के चेहरे पर हाथ फेरता है, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, तो तू इसके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया और तुझे क्या लगता है तू इसे बचा पाएगा आज? तो वह इसके आगे कुछ कहता तभी उसकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि अच्छ ने गुस्से से एक गोली उसके घुटनों में मार दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि संजीव था। संजीव ने जब अच्छ की ओर देखा तो उसका चेहरा कुछ ज़्यादा पहचाना सा लगा। आज तक संजीव ने कभी भी अच्छ को ध्यान से नहीं देखा था, फिर भी अपने ख्यालों को झटक कर बोलता है, कौन है तू? अच्छ मीरा को वहाँ लेटाकर उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए कहता है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं वो हूँ जिसके पूरे परिवार को तूने मार दिया। मैं वो हूँ जिसके माँ बाप के सामने ही तूने उसकी बेटी को बेआबरू किया। मैं वो हूँ जिसके पूरे परिवार को तूने जला कर मार दिया। याद कर। बोलते हुए अच्छे उसके ऊपर घुसों के बरसात किए जा रहे थे। उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहता है, याद आया कुछ? वैसे याद भी कैसे आएगा, इतने पाप तूने किए हैं कि तुझे याद ही नहीं होगा कि तूने कितने पाप किए हैं। तभी संजीव के दिमाग में क्लिक होता है और वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तू उस आकाश की औलाद है, तू बच कैसे गया? वैसे एक बात तो तुझे कहना पड़ेगा, तेरी बहन जैसी मज़ा तो किसी से नहीं मिला। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके मुंह पर एक ज़ोरदार घूसा और पड़ता है, जिससे उसके दो दांत टूटकर बाहर आ जाते हैं। तो फिर भी मक्कारी से हंसते हुए कहता है, और तू यहाँ आ गया इसके लिए? उस दिन तो मैं तुझे दरवाजे में बंद कर दिया था, लेकिन आज तुझे लाइव दिखाऊंगा अपनी बेटी और तेरी मासूका का हाल। यह बोलकर वो और हंसने लगता है। अच्छ उसको और मारता है, तभी वह एक तरफ इशारा करता है। अच्छ जब उस ओर देखता है तो कुछ लोग ईसा को पकड़ कर लेकर आ रहे थे और दूसरी साइड देखता है कि निगम जी को कुछ लोगों ने बांध के लटका रखा है। उनके नीचे खौलता हुआ तेल है। अच्छ को उस ओर देखते हुए संजीव देखता है और एक घुसा अच्छ को मारता है। इससे अच्छ 2 कदम पीछे हो जाता है। संजीव कहता है, तुझे क्या लगा तू यहाँ आएगा मुझे पता नहीं चलेगा? और वो कहता है, यह है ना तेरी क्या? हाँ, ये तेरे इस राजीव की, और उंगली दिखाकर तेरे इस दोस्त की बीबी। सॉरी, नई बीबी। वैसे खराब ये भी नहीं है तो बहुत मस्त। आखिर मेरी बेटी की दोस्त जो है। चलो, मैं तो 100 का चढ़ावा चढ़ाया था, यहाँ पर तो 101 हो गया, अब तो शुभ होगा। ये बोलकर वो हंसने लगता है। संजीव अच्छ को देखकर कहता है, मेरी एक चुटकी और मेरा प्यारा भाई निगम तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो अपने आदमी से कह दे बंदूक नीचे करे। अच्छा अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो सभी बंदूक नीचे कर देते हैं और कुछ लोग आकर अच्छ को पकड़ लेते हैं। संजीव गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, तेरे बाप को मैंने मारा। साले की इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, और उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बहुत ईमानदार ऑफिसर था तेरा बाप, इसलिए मैंने उससे भी बहुत ही ईमानदारी से मारा। और तेरी माँ, मेरी तो नज़र उस पर भी थी, लेकिन वो तो सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और खुद ही मर गई बेचारी। चलो बच गई मुझसे।
अच्छ की आंखों में खून उतरते जा रहा था उसकी एक एक बातें सुनकर। संजीव कुछ और कहता तभी उसके दूसरे पैर पर भी एक बंदूक चलती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है तो कुछ और आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर उसकी नज़र अच्छ पर पड़ती है तो जो आदमी उसे पकड़े हुए होते हैं वह सभी उसे छोड़ देते हैं और वो संजीव के पास आकर कहता है, तुझे क्या लगा तू जीत गया? तुझसे कैसे निपटना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कुछ आदमियों ने ईसा को छुड़ा लिया और ईसा के साथ जाकर उन लोगों ने निगम जी को भी छुड़ा लिया था। निगम जी भाग कर जाते हैं और मीरा का सर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन मीरा अभी भी बेहोश थी। निगम जी गुस्से से संजीव की ओर देखते हैं और कहते हैं, तेरे जैसे बाप के होने से तो बिना बाप के होना बेहतर है। तूने उस औरत को मार दिया जो तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, और वह बच्ची जो तुझे एक समय हीरो समझती थी, तूने उसकी नज़रों में भी खुद को गिरा लिया। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मर गया तू। और आज अगर तू मर भी जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुझे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची की ये हालत कर दी तूने। अच्छ के इशारे पर कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं। पुलिस वाले जाकर उन सभी लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जिसमें सभी नेता, बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी हस्तियां थी, और संजीव के आदमियों को भी पकड़कर ले जाते हैं। वो संजीव को छोड़ देते हैं और अच्छ की ओर इशारा करके वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद वहां पर अच्छ के बॉडीगार्ड निगम जी, राजीव, ईसा और मीरा ही थे। अच्छ अभी भी गुस्से से संजीव की ओर देखे जा रहा था। अच्छ गुस्से से संजीव को देखकर कहता है, तुझे क्या लगा तुझे इतनी आसानी मौत दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुझे तो तड़पा तड़पा के मारना होगा। वह मीरा को अपनी गोद में उठाता है और अपने आदमियों को संजीव को ले जाने के लिए कहता है। कुछ बॉडीगार्ड संजीव को ले जाने लगते हैं। तभी संजीव देखता है कि एक बॉडीगार्ड की बेल्ट में बंदूक लगी है, तो वो उस बंदूक को निकाल कर अच्छ की ओर फायर करता है। तभी एक जोर की आवाज़ आती है। अच्छ मुड़कर देखता है तो उसके सामने निगम जी आ गए थे, जिनके दिल के बीचों बीच गोली लगी थी। ईसा जोर से अंकल चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागती है। मीरा अभी भी बेहोश थी। उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो चुका है। लगभग 3 घंटे बाद अच्छ के मेंशन में मीरा अभी भी एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी और नीचे निगम जी की लाश पड़ी हुई थी। ईसा वहीं बैठी राजीव के कंधे पर सर रखकर रो रही थी और अच्छ उनके पास बैठा हुआ याद कर रहा था कि आखिर में उन्होंने क्या कहा था। बेटा, मैं नहीं जानता तुम्हारा मीरा से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं मीरा के लिए जो प्यार देखा है उसी के चलते मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की साफ़ है। उसने अपनी आज तक की सभी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान को सज़ा दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की है। आज मैं उसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जाता हूँ, उसका ख्याल रखना। ये कहते ही उन्होंने एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अच्छ उनके हाथों को पकड़कर कहता है, बड़े पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं मीरा का पूरा ख्याल रखूँगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। तभी पंडित जी की आवाज़ आती है, अंतिम संस्कार के लिए इन्हें लेकर चलना चाहिए। तभी ईसा कहती है, मीरा को अभी तक होश नहीं आया। एक बार वो बड़े पापा को देखना चाहेगी। उसे पता चलेगा कि बड़े पापा नहीं रहे तो वो बहुत टूट जाएगी। वह एक बार जब तक होश में नहीं आती तब तक रुक जाते हैं। अच्छ की नज़र सीढ़ियों की ओर जाती है जहाँ से एक डॉक्टर उतर कर आ रही थी। अच्छ उनको देखकर पूछता है, कैसी है मीरा? उसकी बात पर डॉक्टर कहती है, देखिए मिस्टर राजचंद, हमने पूरी कोशिश की लेकिन वह अभी होश में नहीं आ सकती। उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। उन्हें कब तक होश आएगा ये हम नहीं कह सकते। यह बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। निगम जी का अंतिम संस्कार अच्छ ने कर दिया था। उनके अंतिम क्रिया की सारी विधि विधान से पूर्ण की गई थी। संजीव अच्छ की कैद में था। उसे रोज वो थोड़ा थोड़ा करके टॉर्चर करता था, जिससे वो ना तो मरता था और ना ही सही से जी सके। उसने सोच रखा था भले ही वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसकी सज़ा देने का आधा हक मीरा का भी है। इसलिए जब तक मीरा अपने हाथों से उसे सज़ा देने के लिए उसके साथ खड़ी नहीं रहती तब तक वह उसे मरने नहीं देगा। तीसरे दिन मीरा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने ईसा बैठी हुई है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर जाती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि सामने की दीवार पर निगम जी की फ़ोटो हार के साथ लगी हुई थी। मीरा उस तरफ देखकर ईसा की ओर देखती है तो ईसा हाँ में सर हिलाकर रोने लगती है। मीरा के आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद ईसा उसे आराम करने को कहकर अपने कमरे में आती है और राजीव को फ़ोन लगाकर कहती है कि मीरा को होश आ गया है।
लगभग 2 घंटे बाद अच्छ और राजीव भागकर घर आते हैं। अच्छ बहुत ही बेताब था मीरा से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मीरा के कमरे में जाता है उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पूरा कमरा खाली था। वो वॉशरूम चेक करता है तो उसे वॉशरूम में भी मीरा नहीं दिखती है। बालकनी की चारों तरफ देख लेता है। मीरा पुकारता हुआ रूम से निकलने लगता है कि तभी उसे बेड की साइड टेबल पर एक पेपर दिखता है। वो पेपर उठाकर देखता है तो वो कोई पेपर नहीं बल्कि मीरा का लिखा हुआ लेटर था, जिसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उनमें कुछ नमी उतर आती है। राजीव जब देखता है कि अच्छे उस लेटर को लेकर बुत बना खड़ा है और उसकी आंखों से नमी भी छलकने लगी थी, तो राजीव जाकर झट से उसके हाथों से वो लेटर ले लेता है और पढ़ने लगता है। ईसा भी वहीं खड़ी होकर वो लेटर सुन रही थी। आज से 6 महीने पहले आपने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें आप मेरे बड़े पापा को बचाने के बदले मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने को कहा था, और जब तक मेरे बड़े पापा का इलाज होगा तब तक मैं आपकी मिस्ट्रेस बनी रहूँगी। और अब मेरे बड़े पापा के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। आई होप आपके जितने भी पैसे मेरे पापा के इलाज में लगा होगा वो सब मैंने आपको अपने आप से सेटिस्फाइड करके चुका दिया होगा, और अगर कुछ बचा भी होगा तो नीचे की ड्रॉ में मैंने एक पेपर रखा है जो कि मेरे नाम पर मेरे पापा ने लिया था। उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में होगी। आप चाहें तो उस ज़मीन को बेचकर उसे अपनी कीमत वसूल सकते हैं, क्योंकि मुझ में अब और शक्ति नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। और एक बात के लिए आपकी दाद देना चाहूँगी, आई मस्ट से आपके जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद आप सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं। आप जितनी बार भी मेरे करीब आए कभी भी मैंने आपकी मिस्ट्रेस नहीं महसूस किया था। अगर उस दिन मैंने राजीव और आपकी बातें नहीं सुनी होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चला होता कि आप मुझसे प्यार का नाटक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरे बारे में सच्चाई जानने के लिए। उस दिन मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैं आप जैसे इंसान के लिए कुछ फील करने लगी थी। मैं आपकी गुलाम बनकर रह गई थी। आप चाहते तो मुझसे पूछ सकते थे और मैं आपको बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सच्चाई मेरे सामने आ गई। बस बुरा इस बात का लगा कि आपने उसके लिए प्यार जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया। उम्मीद करूंगी कि ज़िंदगी में कभी भी दोबारा आपकी शक्ल देखने को ना मिले। गुड बाय मिस्टर अच्छरायचंद। मीरा। इतना पढ़ने के बाद राजीव के हाथों से वो लेटर नीचे गिर गया। राजीव कुछ कहता उससे पहले उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे अच्छ का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। राजीव ने देखा तो उसके सामने ईसा खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो राजीव का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहती है, मिस्टर रायचंद को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुमसे तो इतना पूछ सकती हूँ कि तुम लोगों ने मिलकर मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, उसे मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर किया, और इतना काफ़ी नहीं था कि उसके साथ प्यार का नाटक किया। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था? वो तो तुम्हें अपना भाई कहती थी ना। फिर अच्छ की ओर घूमकर, और आप मिस्टर अच्छरायचंद क्यों किया ऐसा आपने मेरी फ्रेंड के साथ? ऐसी क्या गलती थी उसकी? यह बोलकर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। राजीव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है और उसके कमरे से जाने लगती है। तभी उसके कानों में अच्छ की आवाज़ आती है। अच्छ कहता है, ईसा प्लीज़ पूरी बात सुन लो। उसके बाद पर ईसा गुस्से से मुड़कर कहती है, और क्या सुनना बाकी रह गया है? सब कुछ तो सामने आ ही गया है, अब क्या? उसके बाद पर राजीव कहता है, ईसा प्लीज़, मीरा को आधी बातें पता है, आधी बात नहीं पता है। अब प्लीज़ तुम आधी बातें सुनकर मत जाओ, प्लीज़ पूरी बात तो सुन लो। उसकी बातें सुनकर ईसा अच्छ को देखती है तो अच्छ उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है, जिसमें वो ये भी बताता है कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था। उसे किस प्रकार से गलतफहमी हो गई थी कि मीरा संजीव के साथ मिली हुई है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो सच में वह उससे प्यार करता था। और यह भी कि उस दिन मीरा ने आधी बातें सुनी थी। अरे वो तो उसी शाम उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसे सारी बातें क्लियर करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही इतना सब हो गया कि वो कुछ बात ही नहीं कर पाया। और आज मीरा बिना कुछ सुने आधी बात पर विश्वास करके यहाँ से चली गई है। यह सब बोलते हुए अच्छ की आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे। वो इंसान जो कभी नहीं रोता था, आज उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सच ही कहा है किसी ने, जो किसी से नहीं हारता वो उससे हार जाता है जिससे वो प्यार करता है। आज अच्छ भी हार गया था। तभी उसे ईसा की आवाज़ आती है, जो कहती है, हम मीरा को ढूंढेंगे, हम उसे वापस लेकर आएंगे। वो आधी बातें जानकर चली गई है। ये बोलकर वो रोई जा रही थी। तभी राजीव उससे कहता है, हम उसे ढूंढ लेंगे, वापस ले आएंगे, सारी बातें उन्हें बताएंगे।
वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें हॉल में से किसी की आवाज़ आने लगती है। वो तीनों जब नीचे हॉल में आते हैं तो देखते हैं उनके सामने आसी खड़ी थी, उसके साथ मिहिर भी था। आसी जब अच्छ को देखती है तो जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है, उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, तू ठीक तो है ना भाई? मुझे आज ही मिहिर से पता चला कि वो संजीव 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 का नाम लेते हुए आसी कांपने लगती है। तो अच्छे उसे संभाल के सोफे पर बिठाता है, बोलता है, दीदी आप टेंशन मत लो, सब ठीक है। वो हमारे कैद में है, उसे पल पल सज़ा मैं दे रहा हूँ, जो उसने हम सब के साथ किया था, आप टेंशन मत लीजिए। आसी कुछ शांत होती है और अच्छे के हाथों को पकड़कर कहती है, अब ठीक है, लेकिन ये बता भाई मायू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इन सब में वो भी तो बहुत हर्ट हुई होगी ना? वो ठीक तो है ना? बताना कहाँ है? वो रूम में होगी ना? मैं जाऊँ उससे वहीं मिल लूँ? बताना उसका रूम कौन सा है? आसी के मुँह से मायू के बारे में सुनकर अच्छा एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो उससे बोलता है, दीदी मायू मायू कहाँ है? आसी कुछ कहती उसके पहले ही ईसा कहती है, आपको मीरा का बचपन का नाम कैसे पता? ये तो अच्छ के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग हो गया था। वो ईसा की ओर देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? मीरा के बचपन का नाम? आसी उसे अपनी तरफ करके कहती है, मुझे लगा तुझे इन सब के बारे में पता चल गया होगा, क्या तुझे अभी भी नहीं पता? अच्छा आसी की ओर देखकर कहता है, दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ना साफ साफ क्या कहना चाह रहे हो आप? उसकी बात पर आसी कहती है, तेरी मायू जिंदा है और सही सलामत है और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा ही है। मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ, उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे उसकी बात से पता चल गया कि तुम दोनों अभी नहीं जानते हो कि तुम ही दोनों अक्कू और मायू हो, तो मैंने सोचा था तुम दोनों को एक साथ बुलाकर अपने घर पर सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन तुम दोनों नहीं आए और उसके बाद इतना सब हो गया। मुझे लगा इन सब के बाद तुझे पता चल गया होगा कि मीरा ही तेरी मायू है, लेकिन छोड़, पहले नहीं पता चला, आज मैं तुझे बताती हूँ, मीरा ही तेरी मायू है। अब चल जल्दी से उसे बुला, मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है कि वो कैसी है, वो ठीक तो है ना? अच्छ को जब यह सारी सच्चाई पता चली तो वो धम्म से वहीं सोफे पर गिर गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी मायू आज इतने सालों बाद उससे मिली, इतने टाइम तक वो उसके सामने थी, उसके घर में उसके इतने पास थी, फिर भी वो उसे नहीं पहचान पाया। आज उसे समझ में आ रहा था कि क्यों जब वह मीरा के करीब जाता था उसे अपने मायू के होने का एहसास होता था, लेकिन आज उसने उसे खो दिया फिर से। आसी बार बार मायू के बारे में पूछे जा रही थी, तभी राजीव ने उससे कहा, दीदी वो यहाँ नहीं है, यहाँ से कहीं चली गई है। कहाँ चली गई? आसी के ये पूछने पर राजीव से सारी सच्चाई बता देता है। सब सुनने के बाद आसी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कुछ कह पाती या समझ पाती तब तक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं गिरने लगती है। तभी मिहिर जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए कहता है, आसी आसी उठो, आसी क्या हुआ? उसकी हालत देखकर सब घबरा गए थे और सभी उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद अस्पताल में डॉक्टर आसी को चेक करके बाहर आती हैं। उन्हें बाहर आया देखकर मिहिर उनके पास जाकर उनसे पूछता है, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ, वो ठीक तो है ना? उसके बाद पर डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती हैं, वो बहुत अच्छी है मिस्टर मिहिर और आपके लिए गुड न्यूज़ है, सी इज़ प्रेग्नेंट। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राजीव जोर से मिहिर को गले लगा लेता है और कहता है, कांग्रेचुलेसन जीजू। ईसा भी उसे कांग्रेचुलेट करती है। तभी अच्छ सामने आता है और डॉक्टर को थैंक यू कहता है, तो डॉक्टर उससे कहती हैं, अरे मिस्टर अच्छ, आपसे भी एक ज़रूरी बात करनी थी। वो 3 दिन पहले मैं आपके घर आपकी वाइफ को चेकअप करने आई थी ना, और मैंने उनका ब्लड सैंपल लिया था तो उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई है। आपको बताना चाहिए था कि आप आ रहे हैं, मैं आपको आपकी वाइफ की रिपोर्ट दे देती हूँ। लेकिन आगे जो डॉक्टर कहती हैं उसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। 5 साल बाद एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर के एक केबिन में एक आदमी ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी उसके अंदर आता है। सामने खड़े आदमी ने उसकी तरफ बिना देखे ही पूछा, कुछ खबर मिली? उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, नहीं, अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर गुस्से से पहले आदमी के पास में पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर गुस्से से ज़मीन पर पटक देता है और जाकर कॉलर पकड़कर दूसरे वाले आदमी से गुस्से में कहता है, 5 साल से तुमसे मैं एक ही जवाब सुनकर परेशान हो चुका हूँ। मुझे जानना है कि कहाँ है वो, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया?
वह उसके मुंह पर पंच मारने वाला होता है, तभी एक आदमी आकर उसे पकड़कर उस आदमी से अलग करता है। वो आदमी उसे पकड़कर पास के सोफे पर बैठाता है और कहता है, शांत हो जा अच्छ, वो मिल जाएगी। सामने बैठा अच्छ सामने खड़े राजीव को देखकर बोलता है, कब तक राजीव, कब तक मैं ऐसे ही शांत रहूं? बताओ कब तक? 5 साल हो गया, 5 साल से ढूंढ रहा हूँ उसे पागलों की तरह। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। कहाँ जाकर छुप गई वो? क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि वो मुझसे इतनी नाराज़ हो गई? एक बार मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा उसने? ये बोलकर वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर नीचे झुका लेता है। सामने खड़े राजीव को अच्छ की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पिछले 5 सालों से देखा था कि अच्छ मीरा को ढूंढने में पूरे जी जान से लगा हुआ था, लेकिन मीरा न जाने कहाँ जाकर छुप गई थी कि वह उन्हें मिल ही नहीं रही थी। इन 5 सालों में अच्छ बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। ना वो किसी से ज़्यादा बातें करता, ना ही किसी से घुलता मिलता, ज़्यादातर अपने काम में डूबा रहता या फिर शराब पीता रहता। उसने तो सबसे बातें करना भी बंद कर दिया। वह उसे कुछ और कहता है कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की जिसकी गोद में एक 4 साल की बच्ची थी उसे लेकर अंदर आती है। उसे लड़की को देखकर राजीव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि आसी थी, जिसकी गोद में उसकी और मिहिर की बच्ची थी। अच्छ की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो लड़की अपनी माँ के गोद से उतरकर भाग के अच्छ के पास जाकर उसके पैरों से लिपट जाती है। उस बच्ची को देखकर अच्छ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इन 5 सालों में आसी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम उन दोनों ने प्यार से मिलकर आसिमा रखा था। और राजीव और ईसा का भी एक छोटा सा नटखट 2 साल का बेटा था, जिसका नाम ईशान था। अच्छ दोनों बच्चों के सामने ही थोड़ा बहुत मुस्कुराता था और बातें करता था, बाकी सबसे वो कटा कटा सा रहने लगा था। वह बच्ची जाकर अच्छ के पैरों में लिपट जाती है। अच्छ भी उसे स्माइल करके अपने गोद में उठाकर कहता है, कैसी है मेरी डॉल? वो बच्ची अपने चेहरे का पाउट बनाकर अपने दोनों हाथ बांध कर कहती है, आसिमा मामू से गुस्सा है। उसकी बात पर अच्छ कहता है, और मेरी डॉल क्यों अपने मामू से गुस्सा है? तो आसिमा कहती है, क्योंकि मामू ने प्रॉमिस किया था वो अपनी डॉल को और अपने प्रिंस को आज घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन मामू तो आज काम पर चले गए। उसकी बात सुनकर अच्छा अपने एक हाथ से अपने कान को पकड़कर बोलता है, सॉरी डॉल, हम शाम को पक्का घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर आसिमा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर उससे बातें करने के बाद आसिमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे राजीव ने ही बुलाया था, क्योंकि उसने देखा था कि आज अच्छ कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है, और इस कंडीशन में या तो उसे आसिमा शांत कर सकती थी या फिर ईशान। और ईशान को आज ईसा उसके रूटीन चेकअप के लिए लेकर गई थी, इसलिए वो नहीं आ सकता था। तो उसने आशी से कहकर आसिमा को लाने के लिए कह दिया था। राजीव अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के बाद उसके चेहरे पर कुछ टेंशन के भाव आ जाते हैं। वो वहाँ से उठकर अच्छ के केबिन में जाता है और उससे कहता है, अच्छे एक प्रॉब्लम आ गई है। अच्छ उसकी तरफ देखता है तो पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? जिस पर राजीव उसे बताता है कि मनाली में जो होटल बनाने का प्रोजेक्ट उन्हें मिला है, वहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज आए हैं, इसलिए उन दोनों को जाकर ही वहाँ का वो लीगल इश्यू सॉल्व करना होगा। अच्छ कहता है, ठीक है, वो दोनों कल ही वहाँ के लिए निकलेंगे। मनाली में एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं पर एक लड़की ब्लैक कलर के ट्रैक सूट में हाई पोनी किए हुए उन सभी को वो मार्शल आर्ट सिखा रही थी। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही सीरियस टाइप की पर्सन है। लगभग 2 घंटे बाद सबकी ट्रेनिंग खत्म होती है और वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलकर बाथरूम में जाती है और चेंज करके जब बाहर आती है तो एक लॉयर के ड्रेसअप में थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक लॉयर है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और उससे कहती है, मैम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो लड़की और कोई नहीं, रोज़ी थी, जो कि उस लॉयर की असिस्टेंट थी। उसने कहा, बोलो रोज़ी, क्या काम है? जिस पर रोज़ी कहती है, मैम एक केस आया है। जिस पर पहली लड़की कहती है, इसमें कौन सी नई बात है? तो रोज़ी कहती है, मैम नई बात यह है कि वो लोग यहाँ होटल बनाना चाहते हैं और वो लोग यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। आपके बारे में सुनकर उन लोगों ने आपसे संपर्क करने के लिए कहा है। जिस पर वो कहती है, कहाँ के हैं वो लोग? रोज़ी कहती है, मैम मुंबई के। मुंबई का नाम सुनकर वो ठहर जाती है। उसकी जहन में कुछ यादें आने लगती है, जिससे वो झटक कर कहती है, ठीक है, उन्हें 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दो। जिस पर रोज़ी ओके मैम कहती है।
फिर वो कहती है आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मुझे भी काम है इसलिए मैं घर पर जा रही हूँ। रोजी कहती है ओके मैम कहकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और वो लड़की जो कि लॉयर के ड्रेस में थी वो अपने घर की ओर निकल जाती है। आधे घंटे बाद वो एक छोटे से घर के सामने रुकती है। वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी एक तरफ गार्डन बना हुआ था। जब वो लड़की दरवाजे पर जाती है तो वहाँ पर नेम प्लेट लिखा होता है लॉयर मिस मेहरा। वह लड़की उस नेम प्लेट को इग्नोर करती है, अपने जेब से घर की चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक 40 साल की औरत आती है और कहती है अरे मैडम जी आप आ गई, जिस पर उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है और पूछती है वो कहाँ है, जिस पर वो औरत उस कमरे की ओर इशारा करती है। वो लड़की उस कमरे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके चेहरे पर आकर टेडी बियर लगता है, जिसे वो अपने एक हाथ से पकड़ती है और चेहरे से हटाती है तो उसके सामने 2 बच्चे थे जिनकी उम्र यही लगभग 4 साल की होगी, जिसमें एक लड़की थी जिसने पिंक कलर का पजामा और शर्ट पहनी थी, वही उस लड़के ने ब्लू कलर का पजामा और शर्ट पहन रखा था। लड़की के बाल 2 चोटी में बने हुए थे, वहीं लड़के के बाल थोड़े से मेसी थे। उसे देखते ही दोनों उसके पास आते हैं और उससे ज़ोर से हक करके कहते हैं मम्मा वी मिस यू सो मच। वो लड़की भी स्माइल करते हुए आती है, उन बच्चों को गले लगाकर कहती है आई मिस यू टू बच्चा। तभी वो मेड वहाँ पर आती है और कहती है मीरा दीदी खाना लग गया है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी मीरा ही है जो मनाली की फेमस लॉयर है और वो पार्ट टाइम में लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देती है। मीरा कुछ कहती तभी वो लड़की उससे कहती है मम्मा आपको पता है नील ने आज मेरे बाल खींचे। उसकी बात पर वो लड़का अपनी रोनी सूरत बनाकर कहता है नहीं मम्मा मैंने पहले इसके बाल नहीं खींचे, वो तो वाड़ी ने मेरे बालों को नेस्ट बोला था तो मैं भी इसके बालों को खींच लिया। मीरा अपने घुटनों के बल बैठकर वाड़ी से पूछती है वाड़ी बेटा आपने नील को नेस्ट क्यों बुलाते हो। उसकी बात पर वो छोटी सी बच्ची अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है मम्मा इसके बाल एकदम कर्ली हैं, जब मॉर्निंग में उठता है तो इसके बाल ना बर्ड नेस्ट की तरह हो जाते हैं, तो मैंने उसे नेस्ट बोल दिया। मीरा अपने दोनों शरारती बच्चों को देखती है। उसके दोनों बच्चे दिखने में गोरे थे लेकिन उनकी फीचर्स एकदम अलग थे। जहाँ नील की नोज एकदम साफ और उसकी आंखें नीली थी, इसलिए मीरा ने उसका नाम नील रखा था। नील के बाल एकदम कर्ल थे, वहीं वाड़ी के बाल एकदम स्ट्रेट थे। उसकी आंखें ब्लैक थी, वो कुछ कुछ अच्छ की तरह दिखाई देती थी। उसके फीचर पूरी तरह अच्छ की तरह ही दिखते थे। कोई भी अगर उसे देखे तो समझ जाता कि वो अच्छ की बेटी है, जबकि नील को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अच्छ का बेटा है, बल्कि उसके पूरे फीचर्स मीरा की तरह थे। बस उसकी आंखों का कलर अच्छ पर गया था और वाड़ी की आंखों का कलर मीरा पर। मीरा दोनों को अपने साथ ले जाकर बाथरूम में उन्हें फ्रेश कराकर नहाकर बाहर लाती है और फिर दोनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है। मीरा दोनों को अपने साथ ले जाकर बाथरूम में उन्हें फ्रेश कराकर नहाकर बाहर लाती है और फिर दोनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाकर वो दोनों बच्चों को तैयार करती है। उन दोनों के साथ बाहर की ओर निकल जाती है। बाहर जाकर वो अपनी कार में दोनों बच्चों को कार की बैक सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाती है। उसकी पैसेंजर सीट पर वो मेट बैठी थी और ड्राइविंग स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। मीरा उन दोनों को लेकर एक पार्क में जाती है। वहाँ पर उन दोनों को खेलने के लिए कहकर वहीं पास में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है और मेट से कहती है कि वह उन दोनों को देखे। दूसरी ओर अच्छा और राजीव मनाली के लिए निकल रहे थे। अच्छा राजीव से पूछता है यह मिस एस मेहरा जो लॉयर हैं, इनके बारे में क्या पता चला है। उसके बाद पर राजीव कहता है ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, सिर्फ इतना पता चला है कि वो कब से मनाली में है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो फेमस हुई कुछ यही 4 साल पहले से, जब वो वहाँ के एक लोकल गुंडे की पिटाई कर उसकी चुंगल से कुछ लड़कियों को छुड़ाया था और उसे कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़कर उसे सज़ा दिलाई थी। उसके बाद वो वहाँ पर काफ़ी फेमस हो गई। आज तक वो वहाँ पर भी कोई केस नहीं हारी हैं और तो और वो गरीबों का केस फ्री में लड़ती हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है बाकी कि उसकी फैमिली के बारे में किसी को भी नहीं पता। और एक और बात है, वो ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आती। मीडिया वालों को सिर्फ उनका नाम पता है। वो मीडिया के सामने आते ही अपने चेहरे को एक मास्क से ढक लेती हैं। राजीव की बातें अच्छा बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसे न जाने बहुत ही ज़्यादा अपनापन लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने के बारे में सुन रहा हो। राजीव आगे बताता है वो हमारा केस लेने के लिए मान गई हैं और परसों की हमें अपॉइंटमेंट दी है।
मीरा शाम को अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। इस समय दोनों बच्चे मेड के साथ खेल रहे थे और मीरा दोनों के लिए खाना बना रही थी। मीरा चाहे कितनी भी बिजी हो जाए, लेकिन एक वक्त का खाना वो अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से बनाती थी। मीरा किचन से ही आवाज़ें लगाती है, सोनी दीदी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आइए, खाना तैयार हो गया है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। बच्चे डाइनिंग टेबल पर सजे हुए खाने को देखकर खुश हो जाते हैं। मीरा अपने दोनों बच्चों को खाते हुए देखती है और सोचती रहती है, इन दोनों की पसंद भी उसके जैसी है, लेकिन मैं इन दोनों को कभी उसके जैसे नहीं बनने दूंगी, ना इन दोनों पर कभी उसकी परछाई भी पड़ने दूंगी। खाना खा खिलाकर दोनों बच्चों को सुलाने के बाद मीरा अपने स्टडी रूम में आती है। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी वो अपने एक ड्रावर को खोलकर उसमें से एक फ़ोटो निकालती है। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि अच्छ की थी। मीरा उस फ़ोटो को सामने रखकर कहती है, जानती हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन ना तो मैं कभी तुम्हें मिलूंगी और ना कभी अपने बच्चों के बारे में जानने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे धोखे को कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे उस हद तक तोड़ दिया था जहाँ तक टूटने की मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत प्यार करने लगी थी तुम्हें, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। तुम पर टूट कर भरोसा किया था मैंने, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे सिर्फ कुछ सच जानने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक किया मेरे साथ। एक बार पूछ कर तो देखते, मैं तुम्हें सब सच बता देती, लेकिन उस एक सच को जानने के लिए तुमने इतना कुछ किया। मैं नहीं जानती उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, लेकिन उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया। आई हेट यू मिस्टर अक्षराईचंद, आई हेट यू, आई हेट यू। यह बोलकर उसकी फ़ोटो को वापस ड्रॉर में रख देती है। अपना सर अपनी रोलिंग चेयर के सिरे से टिका देती है। कुछ देर बाद जब मीरा अपने कमरे में आती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे चैन की नींद सो रहे हैं। वो अपने दोनों बच्चों के सिर पर एक एक बार किस करती है और दोनों के साइड में एक बड़े बड़े टेडी बियर रख कर उन दोनों के बीच में सो जाती है। उसके सोते ही दोनों बच्चे उससे चिपक जाते हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो नींद की आगोश में चली जाती है। मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ सुकून और चैन की नींद ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में उसका अतीत वापस आने वाला है। क्या होगा जब अच्छ और मीरा का सामना होगा। अगले दिन मीरा दोनों बच्चों को स्कूल के सामने ड्रॉप करती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज उसे मुंबई के क्लाइंट से मिलना था। मीरा के जाते ही उसके दोनों बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं। तभी वाणी की नज़र आइसक्रीम वाले पर जाती है। वो नील का हाथ छोड़कर आइसक्रीम वाले की तरफ जाने लगती है, लेकिन नील उसके पीछे भागता है। वाणी आगे जाती तभी एक कार उसके सामने आ जाती है। कार को देखकर वाणी डर जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है। वाणी के सामने कार को आता देख नील भी डर जाता है और जोर से उसकी तरफ भागता है। अच्छा अपनी कार से जा रहा होता है कि अचानक से उसके कार के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिसे देखकर ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर जब वच्छ पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची सुनकर अच्छ कार से उतरकर सामने देखता है तो एक 4 साल की बच्ची है। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर खड़ी थी। शायद वो डर गई थी, लेकिन जब वो लड़की अपने चेहरे से हाथों को हटाती है तो उस लड़की के चेहरे को देखकर अच्छ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की हूबहू उसके जैसी दिखती थी, बस आंखें अलग थी। जब राजीव देखता है तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह दोनों आगे बढ़कर उस लड़की के पास पहुंचते तब तक उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगाकर कहता है, वाणी वाणी तू ठीक तो है ना? देख मैंने मना किया था ना तुझे इधर आने से। फिर वो बच्चा उन दोनों की तरफ देखता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर, सॉरी अंकल जी, मेरी बहन की गलती थी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और वो फिर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। उन बच्चों को देखकर भी उन दोनों को कुछ ऐसा लगा था जैसे वो कहीं देखा देखा ऐसा लग रहा है। तब तक वो दोनों कुछ सोचते, तब तक वो लड़का अपनी बहन का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर जा चुका था। अच्छा अभी भी उन दोनों बच्चों को देखने में खोया हुआ था। तभी राजीव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अच्छ दोनों बच्चे कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहे थे। अच्छ भी उसकी बातों पर हाँ में सिर हिलाता है, कहता है, मुझे उन दोनों बच्चों के बारे में जानना है कि आखिर ये दोनों हैं कौन। ये बोलकर वो अपने कार में बैठ जाता है और राजीव उसके साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अच्छ के दिमाग में आज डॉक्टर की कहे हुए बातें गूंजने लगती है। 5 साल पहले जवासी को लेकर अच्छ राजीव और मिहिर हॉस्पिटल गए थे। उस समय डॉक्टर अच्छ से मिली थी तो उन्होंने उन्हें मीरा की रिपोर्ट के बारे में बताया था कि मीरा लगभग 1 महीने से प्रेग्नेंट है।
और उसकी कंडीशन भी काफ़ी वीक है, उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छ ने जब यह सुना कि मीरा प्रेग्नेंट है तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी हो। एक तरफ उसके दिल में खुशी हो रही थी कि उसके मीरा के प्यार का अंश होने वाला है, दूसरी तरफ इस बात का दुख भी हो रहा था कि इस कंडीशन में वो मीरा के साथ नहीं है, और वो कहाँ है वो ये जानता भी नहीं है। उस दिन से आज तक वो मीरा को ढूंढता आ रहा है, लेकिन मीरा उसे आज तक नहीं मिली। अच्छ अपने ख्यालों से बाहर आता है। आज अच्छ को उन दोनों बच्चों को देखकर दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या वो दोनों बच्चे उसके हैं। वह उन दोनों के पास जाना चाहता था, उनसे उनके बारे में जानना चाहता था, लेकिन तब तक वो बच्चे जा चुके थे, इसलिए उसने राजीव से उन दोनों बच्चों के बारे में जानने के लिए कहा। दूसरी तरफ अच्छा और राजीव लॉयर एम मेहरा के ऑफिस के सामने जाकर खड़े थे। वो दोनों अंदर आते हैं और रिसेप्शन पर जाकर अपना इंट्रो देते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे कुछ कहती तब तक रोजी उनके पास आ जाती है और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाती है। अंदर मीरा अपनी सीट पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रही होती है जिससे उसका चेहरा ढका होता है। नॉक की आवाज़ सुनकर वो अंदर आने को कहती है, लेकिन अभी भी वो फाइल को ही पढ़ रही होती है। रोजी के साथ अच्छा और राजीव अंदर आते हैं। अच्छ को न जाने क्यों अंदर आते ही बेचैनी होने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। उसे उस कमरे में फैली हुई परफ्यूम की खुशबू भी जानी पहचानी सी लग रही थी। रोजी कहती है, मैम मुंबई वाले क्लाइंट आ चुके हैं। मीरा अभी भी फाइल पढ़ रही थी। वो सिर्फ रोजी को कहती है कि वो जाए और सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाए। यह कहकर वो अपनी फाइल पढ़ने में बिजी हो जाती है। राजीव और अच्छ वहीं बैठ जाते हैं और रोजी कॉफ़ी लेने चली जाती है। राजीव तो चुपचाप बैठा हुआ उस केबिन को देख रहा था, लेकिन अच्छ की निगाह उस लॉयर पर ही रहती है जिसका चेहरा अभी भी फाइल से ढका होता है। कुछ ही देर में मीरा उस फाइल को अपने चेहरे से हटाकर नीचे रखती है और सामने देखती है, लेकिन सामने के शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। और वहीं अच्छा और राजीव का भी यही हाल था। अच्छा और राजीव को अपने सामने देखकर मीरा हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। अच्छ को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो आगे बढ़ता है और मीरा को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उससे 2 कदम पीछे हो जाती है और उसे हाथ दिखाकर कहती है, हेलो मिस्टर, आप अपना इंट्रो देंगे, आप कौन हैं? क्योंकि मुझे आपकी फाइल से सिर्फ उस होटल में आ रही कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम के बारे में ही पता चला। आप दोनों के बारे में उसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए आप प्लीज़ अपना इंट्रो दीजिए। मीरा यह सब बिना किसी भाव के कह रही थी, जैसे वो अच्छा और राजीव को पहचानती ही नहीं है। मीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा और राजीव दोनों ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मीरा उन्हें क्यों नहीं पहचान रही है। वो दोनों मीरा के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहे थे। मीरा के चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उन्हें पहचान रही है। राजीव कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अच्छे उसके सामने जाकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, क्या कर रही हो मीरा? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो कि मैं कौन हूँ? मीरा अपने चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन लाकर कहती है, स्ट्रेंस, आपको मेरा रियल नेम कैसे पता है? क्योंकि यहाँ तो किसी को भी मेरा रियल नाम नहीं पता है, कुछ खास लोगों को छोड़कर सब मुझे यहाँ लॉयर एम मेहरा के नाम से जानते हैं। अच्छे उसे अपने करीब लाकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ नाम से ही नहीं जानता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, और तुम भी जानती हो कि मैं कौन हूँ। तो ये नाटक करना बंद करो मीरा। उसकी बात पर मीरा उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। बिहेव योर सेल्फ मिस्टर, कीप डिस्टेंस। आप यहाँ क्लाइंट बनकर आए हैं तो काम की बात करें। मेरी नाम को आप जान गए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और रही बात मेरी, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। आगे की बात आप मेरे सेक्रेटरी से कर लीजिएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो अच्छे उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब कर लेता है और अपनी आंखों से राजीव को कुछ इशारा करता है। राजीव वहाँ से केबिन से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। मीरा का केबिन साउंड प्रूफ था, जिससे अंदर की बात आ रही आवाज़ कोई बाहर नहीं सुन सकता था। अच्छ मीरा को खुद के और करीब करता है, उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, मीरा, जानता हूँ मैं बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन इसकी सज़ा तुम मुझे ऐसे नहीं दे सकती। 5 सालों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, ना दिन को चैन आता है ना रातों को नींद आती है। आज मिली हो तो ऐसा रूखा बिहेव मत करो मीरा। तुम नहीं जानती इन 5 सालों में तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ मैं, और आज जब तुम्हारे सामने है तो तुम ऐसा रूखा बिहेव कर रही हो। अच्छ मीरा का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है, देखो इसे, इसकी धड़कन कितनी धीमी होती चली जा रही है। एक बार बोल दो कि तुम मुझे पहचान गई हो।
मीरा नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। 5 साल कैसे कटे हैं तुम्हारे बिना ये मैं ही जानता हूँ। इस तरह से मत करो, मत तड़पाओ मुझे। मीरा खुद से झटक कर अच्छ को दूर करती है और उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और गुस्सा होते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपको मुझे छूने की? अरे क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? नहीं जानती मैं आपको। आप प्लीज़ अपने केस के लिए आए हैं और इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर आपके ऊपर मोलेस्टेशन का केस डाल दूं। उसकी बात सुनकर अच्छू उसे खुद के और करीब लाकर कहता है, जो करना है कर लो, लेकिन अब तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मीरा कहती है, मैं नहीं जानती आपको और अपना यह नाटक करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। ये बोलकर वो अपना पर्स उठाकर केबिन से निकल जाती है। अच्छ भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है। मीरा मीरा कहता रहता है, लेकिन मीरा एक बार भी उधर नहीं देखती है और अपने कार में बैठकर निकल जाती है। मीरा अपनी कार बहुत तेज़ चला रही होती है। लगभग 1 घंटे बाद वो अपनी कार एक पहाड़ी पर ले जाकर रोकती है। बाहर आकर वो पहाड़ी के छोर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, क्यों 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 आए हैं वो वापस? क्यों? आपसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है? भगवान क्यों ला दिया उसे मेरी ज़िंदगी में? वापस नहीं देखना चाहती मैं उसको, नहीं चाहती फिर से धोखा खाना, नहीं पढ़ना चाहती फिर से कमज़ोर। अपना सब कुछ खो चुकी हूँ मैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बड़े पापा, अब कुछ और नहीं खो सकती। नहीं देखना चाहती मैं उस इंसान को, नफ़रत करती हूँ मैं उससे। क्यों उसे लाएं आप मेरे सामने? ये बोलकर वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो चौंक कर पीछे देखती है तो सामने खड़ा शख्स ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। मीरा को गले लगाने वाला शख्स कौन है? क्या मीरा की ज़िंदगी में यहाँ कोई और आ गया है? क्या अच्छ अपने और मीरा के बीच की गलतफहमी को दूर कर मीरा को अपने प्यार का भरोसा दिला पाएगा? क्या मीरा अच्छ को माफ़ कर उसे अपना पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।